ये धोना नहीं आता क्या? मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश ये देख, साफ नहीं हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। किसी और घर की लड़की होती तो घूंघट क्या होता। आजकल की लड़कियां मान ही नहीं करती सास ससुरों की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की पहली रोशनी खेतों की गीली मिट्टी पर पड़ती है और तुलसी जी के पास दिया जलाने की आदत पूरी दुनिया से भी पुरानी लगती है, वहीं एक घर था। एक सादा सा घर, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और एक आंगन जिसमें तुलसी का पौधा था। इस घर में रहती थी कमला देवी। गांव वाले उन्हें कमला मैया कहते थे, बड़ी बेटी की माँ, जो अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए जी चुकी थी, जिनके हाथों में रोटियों की खुशबू रहती थी और आंखों में अपनी बेटे के लिए सपने। लेकिन जिंदगी में कुछ सपने हम खुद नहीं चुनते, कुछ सपने हमें चुनते हैं। गांव का नाम था रामपुर खुर्द, लखनऊ से लगभग 3 घंटे दूर एक छोटी सी बस्ती। यहाँ के लोग सीधे थे, दिल की साफ थे, रिश्ते निभाना जानते थे और जुबान पे आई बात वापस नहीं लेते थे। कमला देवी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा सुरेश, छोटा बेटा मोहन। सुरेश उनकी आंखों का तारा था, मेहनती था, शहर में पढ़ा था और घर लौटकर खेतों में भी हाथ बटाता था। कमला मैया की पूरी उम्मीद सुरेश पर टिकी थी। और मोहन मोहन छोटा था, थोड़ा शरारती था, लेकिन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। वो भी शहर में पढ़ा था, लेकिन अभी सुरेश जितना जिम्मेदार नहीं था। कमला देवी का सपना था सुरेश की शादी अच्छे घर में हो, उनकी ही गांव या पास की किसी गांव की लड़की से, जो घर संभाले, उन्हें मां की तरह माने और परिवार की इज्जत रखे। यही सपना जल्दी टूटने वाला था। सुरेश लखनऊ में काम करता था, एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। सैलरी अच्छी थी, काम सीधा था और जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगी थी। उसी ऑफिस में थी काव्या, काव्या वर्मा, आगरा की रहने वाली, पढ़ी लिखी, खुद कमाने वाली और अपनी जिंदगी खुद जीने वाली लड़की। दोनों एक ही टीम में काम करते थे। पहले काम की बातें होती थी, फिर चाय के वक्त थोड़ी और बातें, फिर धीरे धीरे साथ बिताया वक्त बढ़ने लगा। सुरेश को समझ नहीं आया कब हुआ, काव्या को भी नहीं, लेकिन हुआ जरूर। वो एक दूसरे के करीब आ गए थे। सुरेश के लिए काव्या सिर्फ एक दोस्त नहीं रही थी और काव्या के लिए सुरेश सिर्फ एक कॉलीग नहीं रहा था। 2 साल बाद सुरेश ने काव्या से कहा, काव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। काव्या ने आंखें उठाकर देखा। सुरेश की आंखों में वो बात थी जिसे वो पहले ही महसूस कर चुकी थी। मैं जानती हूं सुरेश, काव्या ने धीरे से कहा। मैं भी वही महसूस करती हूं। दोनों मुस्कुरा दिए। उस दिन ऑफिस की चाय थोड़ी ज्यादा मीठी लगी थी। सुरेश जानता था घर में ये बात बताना आसान नहीं होगा। कमला देवी की सोच पुरानी थी। उनके लिए शादी का मतलब था एक ही बिरादरी, एक ही समाज, एक ही रीत रिवाज, और काव्या उन सब में फिट नहीं बैठती थी। फिर भी एक दिन सुरेश ने फोन उठाया। माँ। हाँ बेटा, बोल, खाना खाया? कमला देवी की आवाज में ममता थी। माँ, मैं कुछ बताना चाहता हूं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? सुरेश ने गहरी सांस ली। माँ, मेरी एक दोस्त है, काव्या, हम साथ काम करते हैं। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी, इतनी गहरी कि सुरेश को अपनी धड़कन सुनाई देने लगी। कहाँ की है? कमला देवी ने ठंडी लहजे में पूछा। आगरा की। माँ, बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, कमाती है। हमारी बिरादरी की नहीं है। सुरेश रुक गया। नहीं माँ। तो फिर बात खत्म। कमला देवी की आवाज में फैसला था। यहां तेरी शादी हम करेंगे। माँ प्लीज। सुरेश, बात खत्म। फोन कट गया। सुरेश बहुत देर तक फोन हाथ में लिए बैठा रहा। काव्या उसके पास थी। उसने कुछ पूछा नहीं, लेकिन सब समझ गई थी। सुरेश उस वीकेंड घर आया। कमला देवी ने दरवाजा खोला। बेटा आया था, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं थी। रात का खाना साथ खाया गया। मोहन भी था। बातें होती रहीं, पर असली बात सबके बीच चुप थी। बाद में जब मोहन सो गया, सुरेश माँ के सामने बैठ गया। माँ, एक बार काव्या से मिल लूगी? कमला देवी रोटी बेल रही थी, हाथ रुके नहीं। क्या जरूरत है मिलने की? माँ, वो बहुत अच्छी है, तुम एक बार मिलोगी तो। सुरेश। कमला देवी ने बेलन नीचे रखा और सीधा बेटे की आंखों में देखा। तेरी शादी में तेरी माँ की इज्जत जुड़ी है। गांव वाले पूछेंगे बहू कहाँ की है,
मैं क्या जवाब दूंगी? सुरेश ने धीरे से कहा। माँ, मैं काव्या से प्यार करता हूं। कमला देवी एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, प्यार? ये प्यार घर नहीं चलाता बेटा। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। सुरेश खामोश रहा। कमला देवी वापस रोटी बेलने लगी, जैसे बात वहीं खत्म हो गई हो। कुछ फैसले इंसान अकेला लेता है जब उसे लगता है कि दोनों तरफ सिर्फ दर्द ही दर्द है। सुरेश ने 1 महीना और सोचा, काव्या से बात की। काव्या ने कहा, सुरेश, अगर तुम्हारी घरवाली नहीं मानते तो मैं फोर्स नहीं करूंगी। तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती हैं, उन्हें मेरी वजह से हर्ट मत करो। सुरेश ने काव्या की आंखों में देखा और उसी पल अपना दिल पढ़ लिया। नहीं काव्या, मैं तुमसे शादी करूंगा, माँ को मनाऊंगा, और अगर वो नहीं मानी तो भी ये रिश्ता नहीं छोड़ूंगा। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। सुरेश, मुझे डर लगता है। किस बात का? कहीं मैं वजह ना बन जाऊं तुम्हारे घर से तुम्हें दूर करने की। सुरेश ने काव्या का हाथ पकड़ा। तुम ही मेरा घर हो काव्या। और फिर 2 महीने बाद एक कोर्ट मैरिज हो गई, सीधी सादगी से। सिर्फ 2 दोस्त गवाह थे, न बारात, न बैंड, न फूलों की माला। बस 2 हाथ, एक वादा और एक नई जिंदगी। सुरेश ने घर फोन किया। माँ, हमारी शादी हो गई। दूसरी तरफ फिर वही सन्नाटा था। फिर कमला देवी बोली, आ जाओ। सिर्फ 2 शब्द। ना खुशी, ना आशीर्वाद, ना शिकायत, बस आ जाओ। काव्या ने वो 2 शब्द सुने और उसके दिल में एक अनजानी सी ठंडक उतर गई। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सुरेश का हाथ और जोर से पकड़ लिया और तैयार हो गई रामपुर खुर्द जाने के लिए। काव्या जब घर के दरवाजे पर पहुंची, कमला देवी बाहर आई। काव्या ने हाथ जोड़े। प्रणाम माँ जी। कमला देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना कुछ कहे अंदर चली गई। ना मुस्कान, ना आशीर्वाद। सुरेश ने काव्या की तरफ देखा। काव्या की आंखें झुक गईं। वो दर्द पहला था, लेकिन अकेला नहीं था। दिन बीतने लगे। काव्या ने घर संभालने की पूरी कोशिश की। सुबह जल्दी उठती, चाय बनाती, कमला देवी के लिए थाली लगाती। कभी बदतमीजी नहीं की। लेकिन कमला देवी का रवैया नहीं बदला। जब काव्या खाना बनाती, नमक ज्यादा है, कपड़े धोती, धोना भी ठीक से नहीं आता, सीधा जवाब देती, शहर की लड़कियां बहुत मुंहफट होती हैं। लेकिन जब सुरेश घर पर होता, कमला देवी बिल्कुल बदल जाती। बहू ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया बेटा, देखो कितनी मेहनत करती है। सुरेश मुस्कुरा देता और काव्या चुप रहती, क्योंकि वो जानती थी सुरेश के सामने मां का एक अलग चेहरा था और उसके पीछे एक और। काव्या चुपके से रोया करती थी, कभी बाथरूम में, कभी तकिए में मुंह दबाकर। लेकिन सुरेश को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो मां और बेटे के बीच दीवार नहीं बनना चाहती थी। ये था काव्या का नया घर। एक घर जहां तुलसी का पौधा था, लेकिन बहू के लिए जगह नहीं थी। एक घर जहां दिए जलते थे, लेकिन एक दिल अंधेरे में था। और सुरेश कुछ नहीं जानता था, या शायद जानना नहीं चाहता था। कुछ रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं और कुछ रिश्ते सिर्फ एक तरफ से सही जाते हैं। काव्या का रिश्ता दूसरी वाली तरफ था। कुछ रिश्ते अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं, बिना आवाज के, बिना किसी बड़े झगड़े के। बस रोज की छोटी छोटी बातें दिल में घाव बन जाती हैं। और काव्या अब वही घाव रोज महसूस करने लगी थी। सुबह की चाय। काव्या ने 2 प्याले बनाए, एक कमला देवी के लिए, एक सुरेश के लिए। कमला देवी ने चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और तुरंत रख दिया। अदरक कम है। कोशिश की थी माँ जी, अभी और डाल देती हूं। रहने दो, तुम्हें अभी तक मेरी पसंद समझ नहीं आई। काव्या चुपचाप किचन में लौट गई। उसने चाय सिंक में डाली, फिर दोबारा चाय बनाने लगी। इस बार अदरक थोड़ी ज्यादा डाली। ये सिर्फ चाय नहीं थी, ये रोज रोज का वो एहसास था जहां इंसान कितनी भी कोशिश करे फिर भी कम ही पड़ता है। एक दोपहर शीला चाची घर आई, कमला देवी की पुरानी सहेली।
दोनों आंगन में बैठी बातें कर रही थी। काव्या किचन में आटा गूंद रही थी। दरवाजा आधा खुला था, आवाजें साफ आ रही थी। शीला चाची ने पूछा, कैसी है तेरी बहू? कमला देवी ने ठंडी सांस ली। क्या बताऊं शीला, शहर की लड़की है, रोटी तो बेल लेती है, लेकिन घर संभालना अभी नहीं आता। हाँ, आजकल की लव मैरिज वाली लड़कियां ऐसी ही होती हैं, शीला चाची बोली। अंदर से अपनी मर्जी की, ऊपर से सीधी। अंदर काव्या के हाथ रुक गए। उसके हाथों में आटा लगा था, आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन उसने आंसू पोंछे और फिर से आटा गूंथना शुरू कर दिया, क्योंकि रोटियां भी बनानी थीं। एक दिन सुरेश को काम से लखनऊ जाना पड़ा, 3 दिन के लिए। जाते वक्त उसने काव्या से कहा, माँ का ध्यान रखना और खुद भी टाइम से खा लेना। काव्या मुस्कुराई, हाँ, तुम फिक्र मत करो। सुरेश चला गया और उस रात घर में सिर्फ काव्या और कमला देवी थीं। काव्या ने रात का खाना बनाया, दाल, चावल, सब्जी, रोटी। उसने थाली लगाकर कमला देवी के सामने रखी। माँ जी, खाना। कमला देवी ने थाली देखी। अरहर की दाल? मुझे मसूर पसंद है। माफ कीजिए माँ जी, कल बना दूंगी। कमला देवी बिना कुछ कहे उठकर कमरे में चली गई, बिना खाए। काव्या वहीं खड़ी रह गई। भरी हुई थाली सामने थी और घर में एक अजीब सा सन्नाटा। उस रात काव्या ने अकेली खाना खाया और अकेली रोई। दूसरे दिन सुबह काव्या, कमला देवी की तेज आवाज सुनकर काव्या भागती हुई आई। क्या हुआ माँ जी? कमला देवी बिस्तर पर लेटी थी, हाथ माथे पर था। रात से तबीयत ठीक नहीं लग रही, सीना भारी लग रहा है। काव्या घबरा गई। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं, बस सुरेश को फोन कर दो। काव्या ने सुरेश को कॉल किया। सुरेश परेशान हो गया। मैं अभी आता हूँ। काव्या ने बीपी मशीन से उनका प्रेशर चेक किया, सब नॉर्मल था, लेकिन काव्या कुछ नहीं बोली। सुरेश घर आया, माँ के पास बैठा, और अजीब बात, थोड़ी ही देर में कमला देवी बिल्कुल ठीक लगने लगी। खुद चाय मांगी, खुद खाना खाया। किचन में चाय बनाती काव्या अब सब समझने लगी थी। ये बीमारी नहीं थी, ये एक डर था, बेटे को अपने पास रखने का डर। 1 महीने बाद घर में रिश्तेदार आए। रामस्वरूप चाचा, उनकी पत्नी सावित्री चाची और बेटा रवि। काव्या ने पूरी मेहनत से सबका स्वागत किया। चाय बनाई, खाना बनाया, कमरे तैयार किए, लेकिन बातों का लहजा अलग था। सावित्री चाची ने पूछा, कैसी है बहू? कमला देवी हल्का सा मुस्कुराई, ठीक है, पर शहर की लड़कियों को गांव के रीत रिवाज समझने में वक्त लगता है। काव्या चाय लेकर आई। सावित्री चाची ने उसे देखा। अरे बहू, घूंघट नहीं करती? रवि हंस दिया, शहर में शायद ये सब पुराना फैशन होगा। सब हंस पड़े। काव्या भी हल्की सी मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक और चोट छुप गई। रात को सब सो गए थे। काव्या कमरे में आई। सुरेश किताब पढ़ रहा था। क्या हुआ? सुरेश ने पूछा। काव्या चुप रही, फिर धीरे से बोली, सुरेश, मैं कब तक सब सहती रहूं? सुरेश ने किताब साइड में रखी। माँ ने कुछ कहा? काव्या ने सारी बातें बता दी, चाय, ताने, रिश्तेदारों की बातें। सुरेश सुनता रहा, लेकिन फिर उसने वही कहा, माँ का स्वभाव थोड़ा अलग है काव्या, दिल की बुरी नहीं है, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। काव्या ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, और करवट लेकर सो गई। लेकिन उस रात उसके अंदर कुछ टूट गया था। एक रात सुरेश लैपटॉप पर काम कर रहा था। काव्या पानी लेने आंगन में आई। तभी उसने कमला देवी की आवाज सुनी। वो फोन पर बात कर रही थी। हाँ भैया, मैंने बहुत समझाया सुरेश को, लेकिन ये लड़की बहुत चालाक है। काव्या के कदम वहीं रुक गए। मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए इसे शहर भेज दिया जाए। अगर दोनों अलग रहें तो शायद सुरेश समझ जाए। काव्या का हाथ कांप गया, पानी का ग्लास हिलने लगा। एक बार ये लड़की दूर हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ नापसंद नहीं थी, ये उसकी शादी तोड़ने की कोशिश थी। वो चुपचाप कमरे में लौट आई। सुरेश अभी भी लैपटॉप में बिजी था और काव्या पूरी रात जागती रही। उस रात काव्या ने सुरेश का हाथ पकड़ा। सुरेश, एक बात पूछूं? हाँ, बोलो। अगर मुझे और माँ जी के बीच कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो तुम क्या करोगे? काव्या, ऐसा सवाल क्यों? बस पूछ रही हूं। सुरेश ने धीरे से कहा, तुम दोनों मेरी सबसे खास हैं। मैं दोनों के बीच नहीं आना चाहता। मुझे उम्मीद है दोनों मिलके रहना सीख लो।
काव्या ने एक पल सुरेश को देखा, फिर आंखें फेर ली। हाँ, ठीक कहा तुमने। उसने सुरेश को पूरी बात नहीं बताई, आज नहीं, क्योंकि वो जानती थी सुरेश अभी तैयार नहीं था और वो खुद अभी तैयार नहीं थी। सुबह कमला देवी ने कहा, काव्या, तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ दिन से थकी थकी लगती है। काव्या समझ गई, ये प्लान शुरू हो गया था। उसने कमला देवी की आंखों में देखा, सीधा, फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई जरूरत नहीं डॉक्टर की। अरे पर तब से? माँ जी, काव्या ने धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा, मैं जानती हूं आप मेरे लिए सोच रही हैं, पर मैं ठीक हूं और यहां अपने घर में रहना चाहती हूं। कमला देवी ने काव्या को देखा, कुछ नहीं बोला। वो पहली बार थोड़ी देर के लिए रुकी थी। 1 हफ्ते बाद काव्या को ऑफिस के काम से शहर जाना पड़ा, सिर्फ 1 दिन के लिए। उसने कमला देवी को बताया, माँ जी, कल मुझे शहर जाना है, शाम तक वापस आ जाऊंगी। कमला देवी ने बस इतना कहा, ठीक है। काव्या सुबह चली गई, पूरा दिन काम में निकल गया। शाम को जब वो घर लौटी तो घर का दरवाजा खुला था। अंदर सुरेश खड़ा था, चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। क्या हुआ? काव्या ने पूछा। सुरेश ने बिना कुछ कहे एक कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। काव्या ने कागज खोला, उस पर लिखा था, ये लड़की तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी, इसे दूर कर दो वरना बहुत पछताओगे। काव्या के हाथ धीरे से कांप गए। लिखावट पहचानी हुई नहीं थी, लेकिन लफ्जों का जहर पहचाना हुआ लग रहा था। ये किसने भेजा? काव्या ने धीरे से पूछा। मुझे नहीं पता, सुरेश बोला, डाक में मिला। काव्या की नजर धीरे से कमला देवी के कमरे की तरफ गई। दरवाजा बंद था। उस पल काव्या सब समझ गई, लेकिन सुरेश अभी भी सच से दूर था। काव्या, सुरेश ने धीरे से कहा, तुम्हें किसी पर शक है? काव्या ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, नहीं, लेकिन कोई है जो चाहता है कि हम अलग हो जाएं। सुरेश चुप हो गया और पहली बार उसके अंदर भी एक छोटा सा शक पैदा हुआ, एक ऐसा शक जिसका जवाब वो ढूंढना भी नहीं चाहता था। सुरेश के हाथ में वो चिट्ठी थी। रात भर वो सोया नहीं था। काव्या सो गई थी या सो जाने का नाटक कर रही थी, सुरेश नहीं जानता था। लेकिन एक बात जानता था, कुछ बहुत गलत हो रहा था और वो अनदेखा नहीं कर सकता था ज्यादा देर। सुबह सुरेश की फोन पर मोहन का कॉल आया। भैया, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोल। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पिछली बार जब मैं घर आया था मैंने मां को शीला चाची से बात करते सुना था। सुरेश का चेहरा बदलने लगा। कैसी बात? मां काव्या भाभी को कुछ दिन के लिए घर से दूर भेजना चाहती हैं। सुरेश के हाथ से फोन लगभग फिसल गया। मोहन, तुम सच कह रहे हो? हाँ भैया, मैं पहले बताना चाहता था पर डर गया था। फोन रखने के बाद सुरेश बहुत देर तक चुप बैठा रहा और पहली बार उसने पूरी कहानी एक साथ देखनी शुरू की। उसे काव्या की आंसुओं भरी आंखें याद आई। वो रात याद आई जब उसने कहा था, मैं कब तक सब सहती रहूं, और उसने बस इतना कहा था, सब ठीक हो जाएगा। उसे वो चिट्ठी याद आई, वो ताने याद आए और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी बीवी अकेली लड़ रही थी और वो सिर्फ देख रहा था। काव्या किचन में थी। सुरेश उसके पास आया। उसने धीरे से काव्या का हाथ पकड़ा। काव्या, मुझे सब पता चल गया। काव्या चुप रही। मोहन ने बताया और शायद मैं बहुत देर से समझा। काव्या की आंखें भर आई। क्यों नहीं बताया मुझे? काव्या हल्की सी मुस्कुराई, क्योंकि वो तुम्हारी मां है। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। काव्या, माफ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ता रहा। काव्या कुछ नहीं बोली, बस उसे गले लगा लिया। सुरेश मां के कमरे में गया। कमला देवी पूजा कर रही थी। मां, एक बात पूछूं? पूछ बेटा। क्या आप काव्या को मुझसे दूर करना चाहती थी? कमला देवी का हाथ रुक गया। बेटा, मैं सिर्फ तेरा भला चाहती थी। मेरा भला या अपना डर? सुरेश की आवाज भर आई। मां, काव्या ने कभी आपका बुरा नहीं चाहा।
फिर भी आपने उसे हर रोज रुलाया। कमला देवी की आंखें झुक गईं। माँ, आपको पता भी है वो कितना रोई है? रूम में सिर्फ सन्नाटा था और पहली बार कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था। कमला देवी कमरे में अकेली बैठी थी। दिया जल रहा था। उन्हें वो दिन याद आया जब छोटा सुरेश गिरकर रोया था और उन्होंने उसे सीने से लगाया था। और आज उन्होंने सोचा, आज मेरा बेटा मेरी वजह से टूट रहा है। एक आंसू उनकी आंख से गिरा, फिर दूसरा, और पहली बार कमला देवी को अपनी गलती समझ आई। शाम का वक्त था। काव्या तुलसी के पास दिया जला रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, काव्या। काव्या ने मुड़कर देखा। कमला देवी खड़ी थी। उनके हाथ में एक पुराना लाल दुपट्टा था। ये मेरी माँ का है। जब मैं इस घर में आई थी तब यही पहना था। दोनों आंगन में बैठ गईं। कमला देवी की आवाज कांप रही थी। मेरी सास भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करती थी और मैंने सोचा था कि मैं कभी अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूंगी। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मैं वही बन गई जिससे मैं खुद नफरत करती थी। काव्या चुपचाप सुनती रही। फिर उसने धीरे से कमला देवी का हाथ पकड़ लिया और कमला देवी रो पड़ी। मैं माफी मांगती हूं काव्या, कमला देवी रोती हुई बोली, दिल से। काव्या की आंखों में भी आंसू थे। माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बस आप मुझे बेटी की तरह रखिए। कमला देवी ने काव्या को गले लगा लिया, पहली बार। और उस आंगन में जहां रोज सिर्फ खामोशी होती थी, आज एक घर बस रहा था। सुरेश जब आंगन में आया तो एक पल के लिए वहीं रुक गया। कमला देवी और काव्या दोनों साथ बैठी थी। धीरे धीरे बातें हो रही थी और कमला देवी पहली बार दिल से मुस्कुरा रही थी। सुरेश की आंखें भर आई। वो वहीं दरवाजे के पास खड़ा रहा, अंदर नहीं आया, क्योंकि कुछ पल सिर्फ महसूस किए जाते हैं। उसने मां को देखा, काव्या को देखा और फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। बहुत अरसे बाद ये घर सच में घर लग रहा था। दोस्तों, कमला देवी ने जब माफी मांगी, वो हारी नहीं थी, वो जीत गई थी। क्योंकि माफी मांगना कमजोरी नहीं होती, माफी मांगना इंसान का सबसे बड़ा दम होता है। और काव्या ने जब माफ किया तो उसने कोई एहसान नहीं किया, उसने अपना घर बचाया। रामपुर खुर्द के उस छोटे से घर में आज भी सुबह तुलसी के पास दिया जलता है। कमला देवी दिया जलाती हैं और काव्या उनके साथ खड़ी होती हैं। सूरज की पहली रोशनी अब दोनों के चेहरों पर एक साथ पड़ती है। मां और बेटी, एक घर और बहुत सारी माफी। यादों का सफर की आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप काव्या की जगह होते तो क्या करते? क्या आप इतना सब चुपचाप सह पाते या फिर पहले ही अपनी बात कह देते? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही इमोशनल कहानियों के लिए यादों का सफर ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए मिलते हैं अगली कहानी में। शुक्रिया।